अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो लेसन नंबर 34 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि प्रीवियस लेक्चर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे और आपको कोई भी मसला या कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी उनमें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो वर्ल्ड इंग्लिशेस पढ़ रहे हैं। कोड ENG 5 और 6 को हम लोग जो है वो 1 बाय 1 करके लेक्चर 1 लेसन नंबर 1 से लेकर और अब हम लोग लेसन नंबर 34 के ऊपर हैं कि मैंने आपको सारा कोर्स जो है वो समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश की है। अच्छा, बेसिकली जो आज का लेसन है वो है वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड जेंडर, कि पूरी दुनिया में जितनी भी इंग्लिशेस हैं उसको हम किस तरह से जेंडर के अकॉर्डिंग, मैन है, फीमेल, कितने % फीमेल्स जो हैं वो इंग्लिश किस तरह से बोलती हैं और मेल्स जो हैं वो किस तरह से इंग्लिश को बोलते हैं। तो ये जेंडर का जो कंपैरिजन है या डिफरेंस है वो हम लोग वर्ल्ड इंग्लिशेस में देखने वाले हैं इस लेसन में। टॉपिक जो है वो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक अगर आप देखो तो उसमें भी यही कहा जा रहा है, वर्ल्ड इंग्लिशेस जेंडर एंड पावर 1। ठीक है, कि आप लोग जो सबसे पहले ये देखो कि जेंडर होता क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंग्लिशेस। जेंडर क्या है? ठीक है, जो एक नया वर्ड आपको देखने को मिलता है आप सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हो कि उसका मतलब क्या है। तो जेंडर मीन्स हाउ जेंडर identities and roles are expressed and constructed through the various forms of English spoken around world। कि किस तरह से जेंडर की आइडेंटिटीज़ को हम देखते हैं या उनके रोल्स को हम लोग देखते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से फीमेल्स की आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरह से मेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी फीमेल्स हैं और कौन से मेल्स हैं। इन सारों को जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन अराउंड वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी जेंडर्स हैं उनको हम लोग उनका जो है वो डिफरेंस देखते हैं या आइडेंटिटीज़ देखते हैं, रोल देखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल क्या कि इन डिफरेंट रीजन्स वेयर इंग्लिश इज स्पोकन मैन एंड वुमेन में यूज़ लैंग्वेज डिफरेंटली। ऑब्वियसली हम किसी भी रीजन की बात करते हैं अगर, तो हम क्या है कि हम शुरू से एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हर किसी कंट्री का, हर एक रीजन का अपनी लैंग्वेज है, अपना एक फॉर्म है। ठीक है, जिसको वो लोग फॉलो करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके ऊपर वो फॉलो कर रहे होते हैं अपनी सोसाइटी को। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात यही की जा रही है कि डिफरेंट रीजन्स जो हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, मैन एंड वुमेन जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स उनके डिफरेंट होते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस उनकी डिफरेंट होती हैं। सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो है वो डिफरेंट होता है और वो अपने अकॉर्डिंगली, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उसको जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है, एम्पीरियल है, लैंग्वेज है, इकोनॉमी है, नॉलेज है, नेचर है। ठीक है, कि क्या पावरफुल। अब बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले जेंडर देखा कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंग्लिशेस जेंडर क्या है। ठीक है, जेंडर में आप लोगों ने मैन एंड वुमेन का जो डिफरेंस है, उसकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनके जो रोल्स हैं वो आप लोगों ने बेसिकली देखने हैं। तो पावर में क्या है कि किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज पावरफुल है। तो किस तरह से पावरफुल है? पॉलिटिक्स की वजह से। ठीक है, एक पर्सन आता है गवर्नमेंट में और वो जो है वो पूरी जो बाकी की दुनिया है उसको वो एक पैगाम दे देता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपने इनको फॉलो करना है। फिर बाकी सोसाइटी जो भी होती है, पूरी दुनिया होती है, वो उसी को फॉलो करती है। इम्पीरियल क्या है कि एक कंट्री आती है और दूसरी कंट्री पे जो है ना वो एक्सपोज करना शुरू कर देती है अपनी चीज़ों को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को। तो फिर क्या होता है, वो पावरफुल बन जाती है वो लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पावरफुल है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनीज़ बनाई थी आकर, कॉलोनाइजेशन जब किया था तो तब का वो टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, इकनॉमी है, इकनॉमी की वजह से जो है वो इंग्लिश पावरफुल है। हमने जब एक दूसरे के साथ बाहर के मुल्क में ट्रेडिंग करनी होती है या हमने पैसा जो है वो लेना होता है या फिर कुछ भी करना होता है तो हम इसको लैंग्वेज को इंग्लिश को हम लोग पावरफुल बना लेते हैं। उसके बाद क्या है कि नॉलेज पावरफुल है, नेचर पावरफुल है। पावर ऑफ इंग्लिश, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, एलिटिस्ट। अब आप देखो कि वर्ल्ड इंग्लिशेस क्या है। वर्ल्ड इंग्लिशेस कहा जा रहा है ग्लोबल वेरिएशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कितनी वेरिएशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश है। इंग्लिश है,
ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तानी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, नाइजेरियन इंग्लिश है। डिफरेंट वैरायटीज़ हमें मिल जाती हैं। तो हमने इन सारी वैरायटीज़ जो ग्लोबल वेरिएशंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको हम लोगों ने इसमें देखते हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस में। और फिर क्या करते हैं, शेप्ड बाय हिस्टोरिकल, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस इन डिफरेंट रीजनल, मतलब कि हमारी जो हिस्ट्री निकल आती है, जो वर्ल्ड इंग्लिशेस की जो हिस्ट्री रही है कि किस तरह से इंग्लिश जो है वो इमर्जेंस होती है और हमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपने मुल्क में किस तरह से बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये सारी जो है ना हिस्ट्री को शेप कर रही है बेसिकली। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल को, हमारी जो सोशल सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ये शेप कर रही है। कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये शेप कर रही है। और इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट रीजन्स, कि ये इन्फ्लुएंस है डिफरेंट रीजन से। हम ज़ाहिरी बात है जब एक पर्सन का, एक कंट्री का रीजन देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर को डेवलप करना शुरू हो जाते हैं कि वो हमसे बेहतर है तो हम अपना कंट्री को भी बेहतर बनाएं, हम उसको डेवलपिंग में उसकी लग जाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली देखा जेंडर एंड पावर विद इन दीज वैरायटीज़ कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अब बेसिकली जो जेंडर है और जो पावर है, ज़ाहिरी सी बात है कि जेंडर, मैंने आपको क्या बताया कि मैन एंड वुमेंस पूरी होल वर्ल्ड में किस तरह से जो है ना उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, उनके रोल्स को एक्सप्रेस किया जाता है। किस तरह से हम लोगों ने देखना है कि फ़ीमेल्स किस तरह से इंग्लिश को स्पीक कर रही हैं और मेल्स जो हैं वो किस तरह से इंग्लिश को स्पीक कर रहे हैं। तो ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट है कि हम लोग इसको देखें, क्योंकि हर एक डिफरेंट रीजन का अपना एक यूज़ ऑफ लैंग्वेज है कि वो अपने तरीके से हर बंदा जो है वो उस लैंग्वेज को बोल रहा है, चाहे वो इंग्लिश ही बोल रहा है। ठीक है। डिफरेंट एक्सेंट है उसके, डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं। इसी तरह से अगर हम पावर की बात करें तो पावर, ये जानना कि कौन सा मुल्क जो है, कौन सा रीजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, उसके नज़दीक इंग्लिश कितनी पावरफुल है, ये सब देखना क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है। अब इन डिफरेंट रीजन्स वेयर इंग्लिश इज़ स्पोकन, मैन एंड वुमेन में यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है। डिफरेंटली वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं मैन एंड वुमेन, वही बात। ठीक है। दे हैव यूनिक सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एटीट्यूड्स, उनके जो है वो अपने एक सोशल नॉर्म्स हैं एंड कल्चरल एटीट्यूड्स हैं। ये इस चीज़ इसी तरह से है कि अगर हम किसी और मुल्क में, जैसे अमेरिका में हम लोग शिफ्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो कल्चर है, उनकी जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो हमारी तरह पाकिस्तानी से रिलेटेड नहीं होंगे। इवन कि हम उनकी, अगर बहुत सी छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं तो उनकी ड्रेसिंग, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग हमसे बिल्कुल भी मैच नहीं करती होगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो लैंग्वेज को डिफरेंटली बनाती हैं। और इसी तरह से मेंस एंड वुमेन का हम लोग डिफरेंस भी देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि वुमेंस जो हैं वो पोलाइटली हर चीज़ को बोलती हैं, उनकी जो वर्ड्स होते हैं वो पोलाइटली उस वर्ड को प्रोनाउंस कर रही होती हैं। लेकिन मेंस जो हैं वो इनफॉर्मल होकर और कभी हार्श लैंग्वेज को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस भी देखा जाता है वुमेंस में और मेंस में। अब किसी किसी जो कल्चर्स में, इन सम कल्चर, पावर जो है वो बताई जा रही है आपको इस चैप्टर में कि किस तरह से जो है ना कॉलोनियल पीरियड आता है और इंग्लिश जो है वो इमर्जेंस होती है मुल्क में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मॉडर्न टाइम शिफ्ट होता है और हर बंदा उसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर रहा होता है। अब क्या होता है वर्ल्ड इंग्लिशेस में, इन मैनी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़, बहुत सारी जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, लोग क्या कर रहे होते हैं उन सोसाइटीज़ में, इंग्लिश को स्पीक कर रहे होते हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एंड हायर सोशल स्टेटस के लिए। इसको हायर सोशल स्टेटस के साथ एसोसिएट किया जा रहा होता है और बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ एसोसिएट किया जा रहा होता है बेसिकली। कि किस तरह से, कि हम लोग जिस तरह से करते हैं पाकिस्तान में, अगर हम लोगों ने जो है वो अपनी बेटर जो है ना अपनी फ्यूचर को बेटर बनाना है या अपनी हायर स्टेटस को बेटर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम में से ख़ानदान का एक बंदा जो होता है अपने भाइयों को जो है वो बाहर अब्रॉड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं कि आप बाहर के मुल्क जाके स्टडी करो ताकि हमारा जो हायर स्टेटस है वो हाई लेवल पे जा सके या हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर हो सके। तो यही बात की जा रही है कि आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ क्या करती थी कि वो लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या अच्छे स्टेटस के लिए जो है वो इंग्लिश को यूज़ करते थे ताकि उनकी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। अब बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो है वो देखा जाता है इसी तरह से कि मेंस एंड वुमेन्स का डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस बताया जाता है कि किस तरह से मेंस का एक्सपीरियंस रहा है इंग्लिश में और किस तरह से वुमेन जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं डिफरेंट लेवल्स को, और किस तरह से वो जो है वो एक अचीव करती हैं अपनी इंग्लिश को। ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इस चैप्टर में। दूसरा क्या आ जाता है कि सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी
करते हैं कि मैन एंड वुमेन मे यूज़ लैंग्वेज डिफरेंटली। सोशल लिंग्विस्ट भी इस बात को एग्री करते हैं कि मेंस एंड वुमेन जो हैं वो यूज़ करते हैं लैंग्वेज को डिफरेंटली, ठीक है। ऑब्वियसली मेंस जो हैं वो डिफरेंटली लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, और वुमेन्स जो हैं वो डिफरेंटली लैंग्वेज को स्पीक करती हुई दिखाई देती हैं। वुमेन्स जो होती हैं वो लेस असर्टिव होती हैं, लाइक वो अपने जब लैंग्वेज को यूज़ कर रही होती हैं तो वो बहुत सारे जो है ना सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वुमेन्स जो हैं, जो भी जितनी भी गर्ल्स हैं, वो अपनी लैंग्वेज में या जो भी कम्युनिकेशन किसी के साथ कर रही हैं तो वो एक वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही होंगी, ठीक है। और दूसरी लड़की से आप मिलोगे, आपको वो भी वही लफ्ज़ को रिपीट करती हुई दिखाई देगी। अब वो कौन से वर्ड्स हैं? मे बी, सॉर्ट ऑफ। तो इस तरह के वर्ड्स को जो रिपीटिशन है वो वुमेन्स कर रही होती हैं। अब बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हमें दिखाए जाते हैं या देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमें मेंस एंड वुमेन्स का जो एक डिफरेंस है, उसकी जो वॉइस का डिफरेंस है कि किस तरह से मैन की वॉइस है और किस तरह से वुमेन की वॉइस है, ये चीज़ भी जेंडर को जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, या किस तरह से वो लैंग्वेज को स्पीक कर रहा है। बेसिकली पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी डिटेल आई थिंक मैंने आपको 10-15 मिनट की दे दी है कि इट्स इनफ कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आ जाके वही बातें रिपीट हुई हुई हैं, जेंडर से रिलेटेड, वुमेंस किस तरह से एक्सपीरियंस करती हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और मैंस किस तरह से। आप लोग गूगल करके भी जो है वो इसका डाटा निकाल सकते हो, और मैंने आपके साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा डाटा मटीरियल शेयर कर दिया। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को स्टॉप करके दोबारा से कंटिन्यू करके आप सुन सकते हो। अब आते हैं हम लेसन नंबर 35 की तरफ। आई होप कि सारा लेसन नंबर 34 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस चैप्टर के ऊपर, द पेडागॉजी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब पेडागॉजी का मतलब क्या है, सबको ये जो है ना वो क्लिक हुआ होगा माइंड में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लो कि इसका मतलब क्या है, इसको क्यों कहा जाता है या किस से रेफरेंस किया जा रहा है। इसको रेफरेंस किया जा रहा है, इसका मीनिंग है मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो मेथड्स देखते हैं टीचिंग के, कौन कौन से टीचिंग के मेथड्स को यूज़ किया जाता है, या जो भी लर्निंग होती है या टीचिंग होती है उसको किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। कि बेसिकली वर्ल्ड इंग्लिश अगर हमें सीखनी पड़े तो हम किस तरह से लर्न करेंगे, या अगर टीचर हूँ एज अ टीचर मैं आपको किस तरह से टीच करूँगी कि आप इस तरह से वर्ल्ड इंग्लिश को सीख सकते हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आप किस तरह से उसकी लर्निंग करोगे या किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करोगे और फिर आप ये लैंग्वेज को सीखोगे। अब सबसे पहले मैं आपको टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस बताने वाली हूँ, ठीक है, तो उसको गौर से आपने सुनना है। मैं यहाँ नोट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो नहीं बता रही, क्योंकि वो खुद भी आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि ईजी वर्डिंग में अपने कंसेप्ट के थ्रू आपको समझा दिया जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए कम टाइम में। अच्छा, अब जो एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि इंग्लिश एग्जिस्ट करती है मल्टीपल फॉर्म्स में। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसकी मल्टीपल वैराइटीज़ हैं, उसकी फॉर्म्स हैं। अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, पाकिस्तानी इंग्लिश है। हर कंट्री जो है वो डिफरेंट तरह से इंग्लिश बोलती है। अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जो एक्सेंट है, हमारे जो डायलैक्ट है इंग्लिश से रिलेटेड, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है, हमारे एक्सप्रेशंस हैं, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, स्पोकन फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में भी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो इंग्लिश बोली जाती है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी रिटन फॉर्म, उसकी स्पोकन फॉर्म, हर चीज़ डिफरेंट है। तो हर जो वैरायटी है, चाहे वो इंग्लिश ही बोल रही है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सेम तरह से ही उसको प्रोनाउंस कर रही है, उसकी ग्रामर सेम नहीं है। हर कंट्री जो है वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है इंग्लिश के, ठीक है। तो ये कौन बताता है? एजुकेटर्स जो हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। ईच वैरायटी हैज़ इट्स ओन यूनिक लिंग्विस्टिक फीचर्स, कि हर वैरायटी जो भी है, इंग्लिश वैरायटी, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, हर किसी की अपनी यूनिक लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स? ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फिनोटिक्स, सिमेंटिक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हर वैरायटी ऑफ इंग्लिश डिफरेंट कल्चर के एक्सपेक्ट्स को बताती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को बताती है। हर वैरायटी इन दोनों चीज़ों के एक्सपेक्ट को जो है वो बता रही होती है हमें। ऑब्वियसली हम किसी कंट्री में जाते हैं, उसका कल्चर सेम नहीं है, उसका डिफरेंट कल्चर है। हम अमेरिका में चले जाएँ, उसका कल्चर डिफरेंट है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। उसके हम लोग कॉन्टेक्स्ट को अगर रीड करने बैठें तो उसके एक्सपेक्ट्स डिफरेंट होंगे।
अब ये चीज़ जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना, या वैरायटी जो है वो डिफरेंट है, हर एक की यूनिकनेस है हर कंट्री की। तो ये चीज़ जो है वो लर्नर को अंडरस्टैंड करवाती है सोशो कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, कि हम जान सकते हैं कि एक कल्चर जिसमें हम मूव करने वाले हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको सोशल कल्चरल क्या है। कहीं अगर हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होंगे या अब्रॉड के लिए हम लोग जो हैं वो अप्लाई करेंगे स्टडी से रिलेटेड या बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, किसी भी मकसद के लिए अगर हमें बाहर की कंट्री में जो है वो जाना है, तो हमें चाहिए कि हम उसकी जो बैकग्राउंड है, उसकी जो सोशो कल्चरल चीज़ें हैं उसको हम जानें कि उसकी सोसाइटी किस तरह की है, उसके रूल्स किस तरह के हैं, उसके नॉर्म्स किस तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने बगैर हम किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारा सर्वाइव करना वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब हम लोग जो है वो बेसिकली पढ़े थे टीचिंग ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश का, किस तरह से हम लोग टीच कर सकते हैं या हम लोग सीख सकते हैं वर्ल्ड इंग्लिश को, या किस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं टेक्स्ट पढ़ के, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट पढ़ के। जब हम किसी भी लैंग्वेज का टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस चीज़ से जो है ना वो पता होगा इस चीज़ का, कि किस तरह होता है कि हम लोग जब अपनी पोइट्री पढ़ रहे होते हैं या हम लोग जो है शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो कोई राइटर जो है वो फ्रेंच होता है, कोई जो है वो अमेरिकन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि अमेरिकन, उसने टेक्स्ट में कुछ वर्ड इस तरह के अमेरिकन यूज़ किए होते हैं या फ्रेंच यूज़ किए होते हैं, या ग्रीक राइटर है तो ग्रीक यूज़ किए होते हैं। इसकी वजह से हमें जो है वो एक नॉलेज मिल जाती है एक लैंग्वेज से रिलेटेड, कि अमेरिका में जो है वो किस तरह से लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच की लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, लैटिन की लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है। टोटली जो है वो कुछ कुछ वर्ड्स को जो है वो बेसिकली तो आप लोगों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताया जा रहा होता है, लेकिन अगर हम लोग इसका एक्चुअल टेक्स्ट देखें तो वो फ्रेंच में ही टोटली लिखा होता है या फिर अमेरिकन इंग्लिश में ही लिखा होता है। लेकिन फिर भी जो क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि कुछ वर्ड्स को एज इट इज़ ही रहने देते हैं ताकि आप उनकी लैंग्वेज को भी पढ़ सको। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको लर्निंग में हेल्प देती है। ऑडियो, आप जब किसी की ऑडियो सुन रहे हो, आपको अक्सर कहा जाता है कि आप यूट्यूब पे जो है ना वो इंग्लिश मूवीज़ देखो, ताकि जब आप उसकी लिसनिंग करो, उसको ऑडियो में सुनो, तो आप उससे सीख सको। ठीक है, उसके बाद विजुअल, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी जो बाहर से आया, बाहर के मुल्क से आया, तो उसके साथ भी एक अच्छी आप लर्निंग कर सकते हो। उसके बाद आप इन मटेरियल्स के थ्रू, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल के इन सारे मटेरियल्स के थ्रू आप जो है वो अच्छी खासी लर्निंग कर सकते हो या वर्ड इंग्लिश के बारे में जान सकते हो। इससे स्टूडेंट्स को डिफरेंट एक्सेंट, डायलेक्ट एंड एक्सप्रेशंस का भी पता चलता है। ठीक है, ये कोई एक नई नॉलेज, किसी किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम हर लैंग्वेज को सीखें, हर लैंग्वेज हमें जो है ना उसकी नॉलेज हो हमारे पास। ठीक है, तो ये उनके लिए भी अच्छा है। और जिनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो टीचर्स का ये काम होता है कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स को बिल्ड करें ताकि हर बंदे के अंदर इंटरेस्ट हो, ताकि वो खुद जाके उसको सर्च करके नए वर्ड्स को रीड करे, उसको प्रोनाउंस करे और फिर उससे कुछ सीखे। वर्ल्ड इंग्लिशेस जो है वो हमें लैंग्वेज की अवेयरनेस दे रही होती है बेसिकली। ठीक है, कि हमें एक लैंग्वेज है उसकी अवेयरनेस मिल रही होती है कि एक लैंग्वेज में कौन सा मुल्क है, उसमें ये लैंग्वेज बोली जाती है, उसका कल्चर क्या है, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, उसके जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसकी ग्रामर क्या है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ईच एंड एवरीथिंग जो है ना अवेयरनेस हमें दी जा रही होती है लैंग्वेज से रिलेटेड। सेकेंडली क्या किया जा रहा होता है कि स्टूडेंट्स को ये बात भी सिखाई जा रही है कि हाउ टू अप्रिशिएट, कि किस तरह से आपने अगर एक लैंग्वेज सीखी है या अवेयरनेस ली है उस चीज़ की, तो आपने किस तरह से उसको अप्रिशिएट करना है। फोकस इसका किस चीज़ के ऊपर होता है, स्टूडेंट्स को लर्न करवाना टू अडॉप्ट देयर लैंग्वेज यूज डिपेंडिंग और कॉन्टेक्स्ट सॉरी। ठीक है, कि किस तरह से लर्निंग करनी है, किस तरह से लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है और उसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है। यानी कि क्रिटिकल थिंकर आपको बनाया जाता है कि आपने किस तरह से क्रिटिकली हर चीज़ को एवेल्युएट करना है, एग्जामिन करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से हर चीज़ को एक्सप्लोर करें। अब क्या इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती हैं ताकि आपको वर्ल्ड इंग्लिशेस को सिखाया जा सके। आपको डिफरेंट टास्क और असेसमेंट्स दी जाती हैं जिसकी वजह से आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीख सकते हो। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लर्निंग कर सकते हो डिफरेंट वर्ल्ड इंग्लिशेस की? मल्टीमीडिया के थ्रू। मल्टीमीडिया जो होती हैं रिसोर्सेज, उसमें आप क्या करते हो कि आप मल्टीमीडिया किसको कहा जा रहा है कि आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो बहुत सारी लर्निंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो, किसी के साथ
कम्युनिकेशन कर रहे हो बाहर के पर्सन के साथ, या जो है अमेरिका में कोई पर्सन रहता है तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो ये रियल लाइफ कम्युनिकेशन में ही आ जाता है। अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो वो भी रियल लाइफ कम्युनिकेशन में ही आएगा। तो जब आप किसी बाहर वाले पर्सन के साथ जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हो, जिसकी आप जो है ना वो नॉलेज लेना चाह रहे हो, अवेयरनेस लेना चाह रहे हो, तो आप उसके साथ जब कम्युनिकेशन करोगे तब भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीख पाओगे। जब आप इंगेज करोगे स्टूडेंट्स के साथ, जब आप इंगेजमेंट करोगे स्टूडेंट्स को, कहोगे कि आप इंगेज करें, रियल लाइफ कम्युनिकेशन करें या मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को यूज़ करें, तो ये चीज़ भी आपके लिए हेल्प करेगी। और साथ ही साथ क्या होता है कि टीचर्स को भी बहुत सारा जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी क्लासेस, उनके जो है ना इंस्टीट्यूट्स बनाए जाते हैं कि उनको जो है वो अच्छे तरीके से सिखाया जा सके कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने डील करना है, किस तरह से लर्निंग करनी है, उनके अंदर किस तरह से स्किल्स को बिल्ड किया जाता है बेसिकली। स्टूडेंट्स को जो है वो लिसनिंग कम्प्रीहेंशन दिया जाता है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपने एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है या फिर जब आपने कोई मूवी लगा ली है तो वो भी आपकी लिसनिंग कम्प्रीहेंशन में ही आएगी। तो ये चीज़ भी आपकी लर्निंग में बहुत ज़्यादा जो है ना वो ईजी हो सकती है। इससे भी जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज़ देखोगे तो आपको क्या होगा कि डिफरेंट एक्सेंट्स का पता चलेगा कि ब्रिटिश एक्सेंट कौन सा है, अमेरिकन एक्सेंट कौन सा है। इसके अलावा जो है आपको रिटन टास्क के बारे में पता चलेगा, उनके डायलेक्ट्स कौन से हैं, उनका ओरल कॉम्प्रीहेंशन एक्सपीरियंस किस तरह से है वो, या फिर वो ओरली किस तरह से जो है ना वो कम्युनिकेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैप्टर में आपको सिखाई जा रही हैं कि किस तरह से आपने टीचिंग करनी है, किस तरह से आपने लर्निंग करनी है। लेसन नंबर 36 की तरफ आते हैं, टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश कोर्सेज। अब इसमें क्या किया जा रहा है, आपको जो है वो डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है कि इन कोर्स को यूज़ करके आप लर्निंग या सीख सकते हो किसी भी लैंग्वेज को। तो क्या सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव, अब बेसिकली ये जो लेसन है वो आपकी ओवरऑल वर्ल्ड इंग्लिश जितना भी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो वो सारा इससे रिलेटेड है। कि स्टार्ट में आपको जो है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वर्ल्ड इंग्लिश के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव बताया है, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो इंक्रीज़ किया है अपना लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में आपको बताई जा रही हैं। अब वो क्या चीज़ें थी, सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता चल जाए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कौन सा, कि कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड, ठीक है, वो सारा जो टाइम पीरियड किस तरह से बेसिकली इंग्लिश एमर्जेंस होती है, तो ये सारा टाइम पीरियड जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहलाएगा। तो किस तरह से ये हिस्ट्री में आती है बेसिकली इंग्लिश। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश, ठीक है, दिखाना कि क्या कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिश का, जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर बताना शुरू किया। उसके बाद लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या हैं उसकी स्टडी करना, एग्जामिन करना सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, और डेवलप करना स्किल्स को। ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किस तरह से हम लैंग्वेज को, हर लैंग्वेज के फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से हम सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी कर रहे हैं या एग्जामिन कर रहे हैं, और किस तरह से लास्ट पे हम डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर स्किल्स को। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव रहे हैं इस पूरे कोर्स में आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके अब तक के लेसन में कंप्लीट हो चुके होंगे। सेकेंडली क्या है कि स्टडी करवाती है आपको फिनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल वेरिएशंस के बारे में अमंग डिफरेंट इंग्लिश। ठीक है, डिफरेंट इंग्लिशेस की जो वेरिएशंस हैं, जो लेक्सिकल हैं, जो ग्रामेटिकल हैं, जो फिनोलॉजी है, ये सारी चीज़ों की आपको जो है ना स्टडी करवाई जाती है। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो इंडियन इंग्लिश जिस तरह से और या नाइजेरियन इंग्लिश, इन दोनों को जब कंपेयर किया जाता है तो इनमें डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट फिनोलॉजिकल वेरिएशंस और डिफरेंट ग्रामेटिकल वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कल्चर इन क्लासरूम सबसे पहला टॉपिक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि डिफरेंट कल्चर्स को क्लासरूम में बताना। ठीक है, कि एक कल्चर, अगर अमेरिकन कल्चर जो है वो इस तरह का है तो ब्रिटिश कल्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना। मोस्टली सब चीज़ों की अगर हम लोग नाइजेरिया या अमेरिकन, जो भी हमारे आउटर सर्कल में जो एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, वो हमारी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से ही रिलेटेड है। क्यों, हर मतलब कि ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश को इम्पोज किया था दूसरे कल्चर्स के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो छोड़ के एज अ सेकेंड लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ करना शुरू किया था। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सारी हिस्ट्री उससे रिलेटेड है, कॉलोनाइजेशन से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, किस तरह से
लैंग्वेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके हमारी दुनिया में इस कदर स्प्रेड आउट हो चुकी है। एंड माइग्रेशन पैटर्न्स कि जिन जिन लोगों ने उस टाइम पीरियड में माइग्रेट किया था तो उनके लिए लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो किस कदर इम्पॉर्टेंट है, या किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को ट्रीट किया या यूज़ किया। फिर इसमें क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है हाउ इंग्लिश इज़ यूज्ड इन वेरियस सोशल सेटिंग्स। किस तरह से सोशल सेटिंग्स में इंग्लिश को जो है ना एग्जामिन किया जाता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जा रहा है। सच एज़ गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से जो है ना वो इंग्लिश को यूज़ किया जा रहा है, मीडिया में किस तरह से, एजुकेशंस में किस तरह से, एंड डेली कम्युनिकेशंस में इन डिफरेंट रीजन्स में किस तरह से सारी लैंग्वेज है, जो कल्चर है, डिफरेंट वेरिएशंस का, वैराइटीज़ का, उनको किस तरह से यूज़ किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगी कि क्लासरूम में आप किस तरह से सीखते हो एक कल्चर को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को किस तरह से यूज़ करते हो। और दोबारा से वही बात कि आप जब नॉवेल्स का यूज़ करोगे, शॉर्ट स्टोरीज़ का यूज़ करोगे, पोएम्स पढ़ोगे, डिफरेंट फिल्म्स देखोगे डिफरेंट, तो आप बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग कर सकते हो। आप जान सकते हो कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश या डिफरेंट कल्चर्स, किस तरह से आप डिफरेंट कल्चर्स को नॉलेज को ले सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं लेसन नंबर 37 की तरफ, मॉडल्स, मेथड्स एंड करिकुलम फॉर टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिशेस। सबसे पहले मॉडल। अब मॉडल्स में क्या आएगा, खचरूस का 3 सर्कल मॉडल इसमें बताया जाएगा। आप लोग ये भी बता सकते हो कि खचरूस का 3 सर्कल मॉडल क्या था। इनर सर्कल कौन से, इनर सर्कल में जो कंट्रीज़ आती हैं वो कौन सी, ये क्या बताता है, वेयर इंग्लिश इज़ नेटिव लैंग्वेज, कि शुरू से उनके मुल्क में इंग्लिश बोली जा रही है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, जैसे यूएसए, यूके जैसे मुल्क। आउटर सर्कल क्या, जिसमें इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसकी कोई, वो क्या है, इंडिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सपेंडिंग सर्कल कौन सा है, कौन सी कंट्रीज़ इसमें आती हैं, वेयर इंग्लिश लर्नड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, एज अ फॉरेन लैंग्वेज की तरह आप इसको जो है वो लर्न कर रहे हो। ये एक्सपेंडिंग सर्कल में कंट्रीज़ आती हैं, वो कौन सी हैं, चाइना है, रशिया है। ये सारे इसके जो मॉडल्स हैं, खचरूस के 3 सर्कल मॉडल है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो जैसे आपका लेसन है मॉडल से रिलेटेड कि आपने मॉडल्स बताने हैं इंग्लिश के, उसके बाद मेथड्स बताने हैं, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके आप इंग्लिश को टीच कर सकते हो या लर्न कर सकते हो, और करिकुलम बताना है। ठीक है, अब मॉडल्स मैंने आपको बताया, खचरूस का 3 सर्कल मॉडल। जहाँ से समझ नहीं आएगा आप बैठ करके या स्टॉप करके आहिस्ता करके किसी भी मीडियम पे आप वीडियो को सुन सकते हो। मेथड्स कौन से हैं, कम्युनिकेशन मेथड को यूज़ करके। ठीक है, CLT मेथड जिसको कहते हैं। उसके बाद ELT मेथड को आप यूज़ करके जो है वो इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो। ELT मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, उसके बाद कंट्रास्टिव एनालिसिस करके आप एक कंट्री को जान के फिर दूसरी कंट्री को जान के दोनों का डिफरेंस करके कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको कंट्रास्टिव एनालिसिस कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उस तरह से आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो या टीच कर सकते हो डिफरेंट फीचर्स की स्टडी करके। और लास्ट पे क्या, कंपैरिजन, फिर से लिंग्विस्टिक कंपैरिजन करके। ठीक है, ये सारी चीज़ों के थ्रू आप इसको जो है वो लर्न कर सकते हो। आप खुद भी देखो कि जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया है, क्या आपके नोट्स में वो सारी चीज़ें लिखी हैं, किसी और तरह से लिखी होंगी, लेकिन वही चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। ठीक है, लेसन नंबर 38 है जिसमें टेस्टिंग एंड असेसमेंट इन वर्ल्ड इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि होल चैप्टर आपको क्या चीज़ बता रहा है कि किस तरह से आपने टेस्टिंग करनी है। जो चीज़ आपने सीख ली है, लर्निंग कर ली है, किस तरह से आपने डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना है, एग्जामिन करना है, एक्सप्लोर करना है, तब आप फिर आपको बताया जा रहा है किस तरह से आपने टेस्टिंग करनी है। ठीक है, किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि हमारी ये चीज़ ठीक भी है या नहीं। आपको डिफरेंट असेसमेंट्स दी जाएंगी टीचर्स की तरफ से कि आपने घर जाना है, घर जाके आपने एक्सप्लोर करना शुरू करना है। एक लैंग्वेज का सबसे पहले आपने लिंग्विस्टिक फीचर्स देखना है, उसके बाद दूसरे कल्चर का आपने लैंग्वेज लिंग्विस्टिक फीचर्स देखना है। जब आप हर एक चीज़ का लिंग्विस्टिक फीचर्स देख लोगे तब आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा लैंग्वेज है या कौन सी कंट्री है वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। लेसन नंबर 39 की तरफ आओ, रोल ऑफ इंग्लिश इन हायर एजुकेशन, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हायर एजुकेशन में क्या है। ठीक है, कि रोल ऑफ इंग्लिश हायर एजुकेशन में क्या है, कि हम लोग जब कॉलोनाइजेशन का पीरियड आता है और हम लोग सब लोग जो हैं वो कोई कोई माइग्रेशन करके दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि वो अपने दूसरे मुल्क में जब शिफ्ट होता है तो
इस तरह का गहरा असर इंग्लिश का पड़ता है कि वो अपनी एजुकेशन सिस्टम्स में जो है वो इंग्लिश को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। इस कदर यूज़ करते हैं कि उनको जो है सबसे पहले एक रिवॉर्ड के तौर पे उसको ऐसा लिया जाता है कि किस तरह से लिया जाता है रिवॉर्ड के तौर पे कि आप अगर इंग्लिश को पढ़ोगे, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं या जितने भी वो स्कूल्स हैं जहाँ पे इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या टॉप ऑफ द लिस्ट रखा जाता है, वो स्कूल्स या वो इंस्टीट्यूट के बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको अब्रॉड की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। ये रिवॉर्ड दिया जाता है, तो हर पर्सन ही इस तरह से उसको यूज़ करता है अपनी इंस्टीट्यूशंस में कि हर उसकी ज़ाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आए। तो इस सब सिचुएशन में रिवॉल्व होकर इस सब सिचुएशंस को देखते हुए इंग्लिश जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई देती है। हर पर्सन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही जाना चाहता है। अगर पाकिस्तान के एरिया में बात करें, अब आप देखा होगा विलेजेस में जितने भी लोग रहते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो ज़्यादातर क्या 90% लोग जो हैं वो विलेज से जो है ना वो इस लाइफ में आना चाहते हैं, सोसाइटी की लाइफ में आना चाहते हैं, मॉडर्न लाइफ में आना चाहते हैं, ताकि वो अच्छा स्कूल या अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ सकें और अपना एक फ्यूचर बना सकें। अब ये सारी चीज़ें जो थी वो स्कूल से रिलेटेड थी। अब उन्होंने यहाँ पे बात की है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। जैसे आज के टाइम पीरियड में होता है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हो ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, ठीक है, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो ताकि आप जो है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सको, ठीक है, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपकी क्लास में जो जितने भी लोग हैं वो आपके साथ इंग्लिश में बात करें और आप उस लैंग्वेज को बोल के अपनी फ्यूचर को बेटर कर सको। जिस तरह से आजकल जब हमने छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना होता है तो हम वो स्कूल चूज़ कर रहे होते हैं जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, कि हमारा बच्चा जो है वो उस लैंग्वेज को सीखे, ठीक है। इंग्लिश को ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज भी लिया जाता है कि जब हमने फ़ॉरेन कंट्री की तरफ शिफ्ट होना होता है, तो वो पर्सन जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या वो पर्सन जो हमेशा से उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़े हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं या इतनी उनकी एजुकेशन नहीं है, वो लोग भी इंग्लिश को लर्न कर रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं, ताकि हम फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए जो है ना फ़ॉरेन कंट्री में जाने के लिए इसको यूज़ कर सकें। आई होप कि लेसन नंबर 39 तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मेन पॉइंट्स जो थे, ताकि आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो। मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाने का नहीं सोचा, इसी वजह से कि आपको कोई भी मसला ना हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ की। इसीलिए बहुत थोड़ा लेक्चर मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।